आज का मेरा लेक्चर गैर निष्पादित संपत्तियों, इस पे कि पिछले 2-3 दिन से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो गैर निष्पादित संपत्तियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए, गैर निष्पादित संपत्तियों का वर्गीकरण। बैंक द्वारा जारी ऋण और अग्रिमों को उसकी संपत्तियां माना जाता है। वर्ष 1992 में आरबीआई द्वारा प्रारंभ किए गए विवेकपूर्ण लेखांकन मानदंडों रेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बैंकों के लिए गैर निष्पादित संपत्तियों को जिस अवधि हेतु संपत्ति अनिष्पादित रही हो उसके एवं प्राप्त राशियों की वसूली योग्यता के आधार पर वर्ष 2005 से मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों या समूह में बांटा जाता है। इसमें पहला पॉइंट है हमारा उत्पादक अथवा मानक संपत्तियां, प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड असेट्स। इन संपत्तियों में वे उधार खाते शामिल होते हैं जिनकी निर्धारित किस्तों एवं ब्याज का भुगतान नियमित रूप से होता है अथवा जो नियमित है और बैंक उन पर ब्याज की वसूली जब भी ब्याज देय होता है करने में सक्षम है। सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि ये अच्छे खाते हैं जिनका संचालन ऋणियों द्वारा मंजूरी की शर्तों के अनुसार किया जा रहा है और इनसे बैंक को नियमित रूप से ब्याज आय हो रही है। दूसरा हमारा पॉइंट है एनपीए, अनुत्पादक संपत्तियां। यदि कोई उधार खाता सावधि ऋण अथवा नकदी ऋण अथवा ओवरड्राफ्ट खरीदे अथवा भुनाए गए बिल विनियामक प्राधिकरण आरबीआई द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान अनियमित अथवा आउट ऑफ ऑर्डर रहता है तो उसे अनुत्पादक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निर्धारित अवधि 1 अप्रैल 2004 से 90 दिन है और उससे पहले ये 2/3 थी। इस प्रकार यदि कोई नकदी ऋण खाता अनियमित रहता है अथवा किसी सावधि खाते में मूलधन और ब्याज की निर्धारित किस्त का 90 दिन या इससे अधिक अवधि तक भुगतान नहीं होता है तो उस खाते को अनुत्पादक यानी नॉन परफॉर्मिंग मान लिया जाता है। आरबीआई ने बैंकों की नॉन परफॉर्मिंग संपत्तियों को निम्नलिखित 3 समूहों में बांटा है। इसमें पहला है हमारा सब स्टैंडर्ड असेट्स, उपमानक संपत्तियां या अपमानक संपत्तियां। आरबीआई ने 31 मार्च 2005 से उपमानक या अपमानक संपत्तियां वे होंगी जो 12 महीनों से कम या उसके समकक्ष अवधि तक नॉन परफॉर्मिंग असेट्स रही हो। अन्य शब्दों में यह एक ऐसा खाता है जो एनपीए वर्गीकरण के बाद 12 महीने की अवधि तक एनपीए बना रहता है। खाते के प्रतिभूति युक्त हिस्से के लिए 10% एवं प्रतिभूति रहित हिस्से के लिए 20% प्रोविज़न किया जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा संदिग्ध संपत्तियां या कंटिंजेंट असेट्स। 31 मार्च 2005 से किसी संपत्ति को उसके 12 महीनों की अवधि तक उपमानक या अपमानक श्रेणी में यानी सब स्टैंडर्ड असेट्स में रहने पर कंटिंजेंट असेट्स या संदिग्ध संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। अन्य शब्दों में कंटिंजेंट संपत्तियां सब स्टैंडर्ड असेट्स में 12 महीने की अवधि तक रहती है। बकाया प्रतिभूति रहित हिस्से के लिए 100% प्रोविज़न किया जाता है और प्रतिभूति युक्त हिस्से के लिए 1 वर्ष तक, 1 से 3 वर्ष तक और 3 वर्ष से अधिक के लिए क्रमशः 20%, 30% और 100% प्रोविज़न किया जाता है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा लॉस असेट्स, हानि संपत्तियाँ। हानि संपत्तियाँ वे होती हैं जिसमें बैंक या आंतरिक या बाहर लेखा परीक्षकों या आरबीआई के निरीक्षकों ने हानि की पहचान कर ली हो किंतु रकम को पूर्ण रूप से बट्टे में न डाला गया हो। अन्य शब्दों में इस प्रकार की संपत्ति को गैर वसूली योग्य एवं स्वत्वाधिकारी मूल्य वाली मान लिया जाता है कि उसका बैंक को स्वीकार्य संपत्ति के रूप में जारी रखा जाना वांछित नहीं होता, यद्यपि उसका कुछ निस्तारण या वसूली मूल्य हो सकता है। इस प्रकार यदि प्रतिभूति की वसूली योग्य कीमत बकाया राशि के 10% से भी कम हो जाती है तो ऐसे खाते को
लॉस एसेट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इन्हें गैर वसूली योग्य माना जाता है और इन खातों में बकाया के लिए बैंक 100% प्रोविज़न करता है। इन खातों को पहले से ही किए गए पूर्ण प्रोविज़न के अनुसार बैंक की बहियों में यानी अकाउंट्स में अपलिखित कर दिया जाता है। आरबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधानीकरण मानक निर्धारित किए हैं। इसका अर्थ बैंकों को ऋण की वसूली न हो जाने से होने वाली हानि के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में अपनी निधियों का एक भाग अलग से रखना पड़ता है। उदाहरण, संदिग्ध या घटिया अथवा उपमानक संपत्तियों के कुल अर्ध्य का 10%, संदिग्ध संपत्तियों के अर्ध्य का 20% और हानि संपत्तियों के अर्ध्य का 100% प्रोविज़न राशि के रूप में रखना पड़ता है। ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का आय निर्धारण, इनकम रिकॉग्निशंस। अनिष्पादित संपत्तियों के लिए आय निर्धारण के अंतर्गत निम्नलिखित प्रोविज़न किए जाने चाहिए। इसमें पहला पॉइंट है आय निर्धारण नीति, इनकम रिकॉग्निशंस पॉलिसी। आय निर्धारण की नीति वस्तुपरक एवं वसूली के रिकॉर्ड पर आधारित होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आय का निर्धारण किसी अनर्जक संपत्ति के उपचय के आधार पर नहीं किया जाता, किंतु उसे आय के रूप में केवल तभी बुक किया जाता है जब वह वास्तविक रूप में प्राप्त होती है। अतः बैंक को किसी अनर्जक संपत्ति पर ब्याज को प्रभावित नहीं करना चाहिए एवं उसे आय के लेखे में नहीं लेना चाहिए। हालांकि सावधि जमा राशियों, राष्ट्रीय बचत पत्रों, इंदिरा विकास पत्रों, किसान विकास पत्रों और जीवन बीमा पॉलिसियों पर अग्रिमों पर ब्याज नियत तिथि को आय लेखे में सम्मिलित किए जाते हैं, बशर्ते खातों में पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो। बकाया ऋणों के पुनः निर्धारित या पुनः प्रगमित किए जाने के कारण बैंकों द्वारा अर्जित शुल्कों तथा कमीशनों को कुछ समय बाद पुनः प्रगमित या पुनः निर्धारित ऋण के विस्तार को शामिल करते हुए उपजय के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम अनर्जन संपत्ति बन जाती है तो इस प्रकार के अग्रिमों पर ब्याज को आय लेखे में तब तक शामिल नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह वसूल ना हो जाए। दूसरा है आय का प्रत्यावर्तन, ट्रांसफ़र ऑफ इनकम। खरीदे एवं बुनाए गए बिलों सहित किसी अग्रिम के किसी वर्ष की समाप्ति पर अनर्जक संपत्ति हो जाने पर पिछले वर्ष की उस अवधि में उपचित एक्रूड और आय लेखे में जमा किए गए ब्याज को उसके वसूल न होने पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाना चाहिए अथवा उसके लिए प्रोविज़न करना चाहिए। ये सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों पर भी लागू होगा। अनर्जक संपत्तियों के संबंध में ऐसे शुल्क, कमीशन और उसी प्रकार की आय जो उपचित हुए हों वर्तमान अवधि में उपचित होने बंद हो जाएंगे और उनके गैर वसूलीकृत रहने पर उन्हें प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा एवं उनके लिए विगत अवधियों से संबंधित प्रोविज़न किया जाएगा। पट्टाकृत संपत्ति पर विधिगत आय ICAI की परिषद द्वारा पट्टाकृत संपत्तियों के संबंध में जारी AS 19 पट्टे में यथा परिभाषित के उस वित्त प्रभार सकटक जो उपचित हुआ है एवं जिसे आस्ति के अनर्जक होने से पहले आय लेखे में जमा किया गया था और जो गैर वसूलीकृत पड़ा है को प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए या फिर उसके लिए वर्तमान लेखांकन अवधि में प्रोविज़न करना चाहिए। तीसरा, अनर्जक संपत्तियों में वसूली का विनियोजन, एप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरी इन NPAs। अनर्जक संपत्तियों में वसूल ब्याज आय खाते में शामिल किया जा सकता है, बशर्ते खातों में ब्याज के रूप में जमा राशियां संबंधित उधारकर्ता को स्वीकृत नई अतिरिक्त ऋण सुविधाओं में से न हो। बैंक एवं उधारकर्ता के बीच अनर्जक संपत्तियों में अर्थात मूलधन और ब्याज के रूप में वसूली के उद्देश्य से किसी सुस्पष्ट अनुबंध के अभाव में बैंकों का एक लेखांकन सिद्धांत अपनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त वसूलियों के विनियोजन के अधिकार का प्रयोग
एक समान तथा सुसंगत विधि से भी करना चाहिए। चौथा, ब्याज की प्रयोजकता, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। बैंकों द्वारा किसी अनर्जक संपत्ति खाते में ब्याज को उसे ब्याज उजंत खाते, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में शामिल करते हुए या फिर इस प्रकार के ब्याज का कच्चे परफॉर्मा खाते में केवल रिकॉर्ड रखते हुए नाम करने के लिए स्वयं विवेक का उपयोग किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अनर्जक संपत्तियों की रिपोर्टिंग। पांचवा पॉइंट है रिपोर्टिंग ऑफ एनपीएज। बैंकों के लिए अनर्जक संपत्तियों के संबंध में लेखा परीक्षा का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च के दिन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी आवश्यक होती है। यह अनर्जक संपत्तियां बैंक की विदेशी शाखाओं के अग्रिमों सहित उसके वैश्विक समविभाग पोर्टफोलियो से संबंधित होगी। अनर्जक संपत्तियों के आदेशों की आरबीआई को रिपोर्टिंग करते समय ब्याज उचंत सस्पेंस खाते में रखी गई रकम निबल अनर्जक संपत्तियों तथा निबल अग्रिमों के निर्धारण के उद्देश्य से सकल अनर्जक संपत्तियों के साथ साथ अग्रिमों से भी घटाकर दर्शाई जानी चाहिए। ऐसे बैंक जो अनर्जक संपत्ति अग्रिम खातों पर देय ब्याज को शामिल करने के लिए ब्याज उचंत खाता नहीं रखते हैं तो वे अनर्जक संपत्तियों पर प्राय ब्याज की रकम को उक्त रिपोर्ट की पाठ टिप्पणी के रूप में दर्शा सकते हैं। जब कभी आरबीआई को अनर्जक संपत्तियों की रिपोर्टिंग की जाए तो रिपोर्ट की जा रही अनर्जक संपत्तियों की मात्रा में किसी भी प्रकार की विकृति को समाप्त करने हेतु तकनीकी रूप से बट्टे में डाली गई रकम को बकाया सकल अग्रिमों तथा सकल अनर्जक संपत्तियों में से कम कर देनी चाहिए। इस प्रकार आज हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए, क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए एंड इनकम रिकॉग्नाइजेशंस। इसी टॉपिक से रिलेटेड अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर और है जो आगे कंटिन्यू रखेंगे।